हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। क्योंकि समय की व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। पर अब पेपर बहुत नज़दीक आ चुके हैं तो मैं सोच रहा हूं एक सीरीज़ बनाई जाए जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊं और ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में आ सकें। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। ये चैप्टर जो हमारा 10 है और 9 है, इसको ऑप्टिक्स कहते हैं, मीन्स प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आज शुरुआत करने वाला हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो पहले सूक्ष्मदर्शी जिसमें सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, फिर हम इसमें पढ़ेंगे दूरदर्शी जिसमें हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में आपको बताएंगे। पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें, फोकस करें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ध्यान से सुनना। एक सिंपल सा नॉर्मल कॉन्वेक्स अगर आप लेंस लो जिसको अपन बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है। इसकी ये पहचान है। जो लेंस बीच में मोटा हो, किनारों पे पतला हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और इसको जब भी हम किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जिस पे हमें कोई चीज़ बड़ी करके देखनी हो तो हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस लेना है और उसकी सहायता से हमें छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखना होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में दो चीज़ें पूछी जाती है, एक डायग्राम और एक उसकी आवर्धन क्षमता। एक तो डायग्राम पूछा जाता है, एक उसकी क्या पूछी जाती है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता हम दो केस में निकालते हैं, एक जब निकट दृष्टि पर बने प्रतिबिंब और एक दूर दृष्टि पर बने। तो निकट दृष्टि जिसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब जो है ना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और अंतिम जहां मतलब दूर दृष्टि बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। ये लेंस देखो किनारों पे पतला है, बीच में मोटा है, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में सिर्फ एक लेंस होता है, इसलिए हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया। इस लेंस का नाम है LO। इस लेंस का नाम है LO। अब हम क्या करते हैं, इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु रखते हैं जिसको मुझे बड़ा करके देखना है। अगर हम इसको इधर रखेंगे फोकस के बाहर तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और अगर मैं इसको इसके फोकस के अंदर रखूं तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो हम सीधा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, इसलिए हम इसको F और O के बीच में वस्तु को रखते हैं। यहां से एक प्रकाश की किरण जाती है। आपको पता होगा समांतर प्रकाश की किरण, प्रिंसिपल जो हमारा मुख्य अक्ष है इससे समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है। तो ये इसका फोकस है। और दूसरी प्रकाश किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और सीधी इस तरीके से निकल जाती है। ये प्रकाश की किरणें दोनों एक दूसरे के कैसी हो रही हैं? चौड़ी होती जा रही हैं, मतलब फैल रही हैं। तो ये इधर तो मिलेंगी नहीं, कहाँ मिलेंगी? पीछे की साइड में। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की साइड में ऐसे बनाते हैं। एक दूसरे को जहां काटेगी वहां इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। वहां इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब A' B'। इतनी बात समझ में आ गई। और ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम D से प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जहां पे वस्तु हमें आराम से दिखाई देती है। और ये जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनना है तो प्रतिबिंब की दूरी को D के बराबर मान लेते हैं। इसमें 2-3 टर्म्स जो यूज होने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन में वो आपको पता होने चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए अल्फा, एक पता होना चाहिए बीटा। ये अल्फा और बीटा को हम दर्शन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्शन कोण। दोनों को दर्शन कोण। दर्शन कोण अल्फा जब होता है तो वस्तु के द्वारा बनता है, और बीटा जब होता है तो प्रतिबिंब के द्वारा बनता है। प्रतिबिंब के द्वारा बनता है। दर्शन कोण जब वस्तु के द्वारा बनता है तो अल्फा, जब प्रतिबिंब के द्वारा बनता है तो बीटा। कैसे बनता है? तो होता क्या दर्शन कोण? तो जैसे कोई वस्तु रखी है तो वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण को दर्शन कोण कहते हैं, अल्फा।
अगर यही प्रतिबिंब है, वस्तु की जगह कौन सा है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब ये बन रहा है, देखो प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण बीटा कहलाता है। लेकिन कंडीशन ये सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए। अगर मान लो ये प्रतिबिंब, बस मान लो कि इसको हमें आंख से देखना है बिना सूक्ष्मदर्शी के, तब भी हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और इसको आंख से देखेंगे तो आंख पर जो कोण बनाएगा उसे हम कहेंगे अल्फा, और जो प्रतिबिंब के द्वारा कोण बनेगा उसको कहेंगे बीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर वस्तु तो ये भी है ए बी, इसके द्वारा बनाया गया कोण ये अल्फा क्यों नहीं हुआ, तो ये जो वस्तु है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होनी चाहिए तो अल्फा बनेगा। अगर मैं इसको खिसका के यहाँ रख दूं तो ये अल्फा बनेगा, ठीक है। और अगर ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं रखा है तो फिर ये इसके द्वारा बनाया गया कोण अल्फा नहीं होगा। अब प्रतिबिंब में देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा है तो इसके द्वारा बनाया गया कोण इसको क्या कहते हैं, बीटा। तो दर्शन कोण वस्तु द्वारा बनता है तो अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब के द्वारा बनता है तो बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इतना समझ में आ गया बेटा, डायग्राम क्लियर है। अब हम इसकी निकालते हैं आवर्धन क्षमता। क्या निकालते हैं इसकी, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा कैसे लिखेंगे, मैं आपको सिंपल से बता देता हूं। प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा और वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण अल्फा, इनके अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। परिभाषा यहां से आएगी, प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं आवर्धन क्षमता को, तो m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा हो जाता है। अब हमने माना यदि कोण बहुत छोटे हैं, हमने क्या माना, यदि कोण बहुत छोटे हैं, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो अल्फा की जगह हम टेन अल्फा लिख सकते हैं और बीटा की जगह टेन बीटा लिख सकते हैं। टेन अल्फा टेन बीटा क्यों लिखा, देखो बेटा जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो एंगल और वैल्यू बराबर होती है, किसमें, टेन में, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, देखो कोण और वैल्यू बराबर होती है जब कोण बहुत छोटे हैं। टेन में भी होता है और साइन में भी होता है, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है। तो ये दो केस ऐसे हैं जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो उनकी सीधा एंगल ही उसकी वैल्यू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर साइन जीरो की वैल्यू क्यों नहीं ली, यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह साइन क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस ये दो टर्म है, ये हाइपोटेनियस का तो हमें पता ही नहीं है, तो इस वजह से परपेंडिकुलर और बेस किस में आता था, टेन में, इसलिए हमने उसको टेन लिखा है। इज इट क्लियर। तो हमने यहाँ पे देखा यदि कोण बहुत छोटे हैं तो अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, बीटा इक्वल टू टेन बीटा। अब टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू हम इसमें समीकरण एक में रख सकते हैं। समीकरण एक से तो समीकरण एक से बेटा m इक्वल टू आ जाएगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, इसको समीकरण दो मान लो, टेन अल्फा और टेन बीटा। अब टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है त्रिभुज से। तो त्रिभुज देखो हमारे पास क्या बनना है, ए बी ओ, यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू निकलेगी ए बी, इसको ई पॉइंट मान लें, आई, तो ए बी ई, इससे टेन अल्फा की वैल्यू निकली। तो हमने त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी ओ में टेन बीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो आधार कितना है बेटा, इधर से इधर की वैल्यू, वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है, u से प्रदर्शित करते हैं तो u इधर की साइड है तो माइनस का है। इसी के तरीके से त्रिभुज ए बी ई में टेन अल्फा लंब ए बी आधार ई बी, और ई बी की जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी, डी इस साइड है ना, इधर की साइड नापी गई दूरियां सारी ऋणात्मक होती हैं इसलिए इनको हमने ऋणात्मक लिया है। रख देते हैं समीकरण दो से, समीकरण दो से तो m इक्वल टू टेन अल्फा बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन माइनस यू, ए बी अपॉन माइनस डी, तो माइनस से माइनस कट गया, ए बी से ए बी कट गया, डी ऊपर चला गया, तो m इक्वल टू आ गया डी अपॉन यू, समीकरण 3। ये आवर्धन क्षमता हमारी आ चुकी है। अब हम आवर्धन क्षमता दो केस में निकालते हैं, एक जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और एक जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट अनंत पर बने। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर अपन निकालते हैं आगे। लिख लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए। देखो केस नंबर 1, स्थिति 1,
जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, डी पर बने का मतलब ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो जब डी पर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, डी, लेकिन इस साइड बनना है इसलिए माइनस का। तो हम यहाँ लगाएंगे लेंस सूत्र से, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इक्वल टू v की वैल्यू -d, और देखो बेटा u भी इस साइड है इसलिए यहाँ पे रखेंगे -u, तो 1/f इक्वल टू माइनस के d प्लस का 1/u। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ d का गुणा करने पर, d का गुणा करेंगे तो d/f, d/d माइनस का d/u, तो d से d कट गया तो d/f माइनस का 1 प्लस d/u, ये माइनस का 1 इधर आया तो 1 प्लस d/f d/u। समीकरण 3 से तो हमारी आवर्धन क्षमता आ गई, d/u की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस d/f। ये पहले केस में हमारी आवर्धन क्षमता आ गई। दूसरे केस में देखेंगे बेटा, स्थिति 2, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पे बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी अनंत होगी। अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु फोकस पर होती है। तो हम यहाँ अगर v इक्वल टू अनंत है तो इसका u इक्वल टू क्या रख सकते हैं, f। तो सीधा समीकरण 3 से m इक्वल टू क्या आ जाएगा, d अपॉन, और u की जगह क्या रख देंगे, f। तो ये आ जाएगी हमारी आवर्धन क्षमता। दोनों केस में आवर्धन क्षमता हमने निकाल ली है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे का पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।